हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर का बेसिक डिस्कशन आपके साथ किया था। वहाँ हमने सीखा था कि सर ये जो बॉन्डिंग है, इसके अंदर जो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, क्यों बॉन्ड बनाते हैं हम, बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। तो वहाँ पढ़ते हुए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सर बॉन्ड हम बनाते क्यों हैं। तो बॉन्ड बनाने का जो रीज़न था वो था स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड बनने से एटम्स को स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए बॉन्ड बन जाता है। तो इसी बात को कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारे पास है और वो स्टेबल है, तो मैं उसे थ्योरेटिकली कैसे बताऊं कि वो एक स्टेबल कंपाउंड है। एक्सपेरिमेंटली तो आप बता सकते हो कि वो जितना ज़्यादा उसका एग्जिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, बट किसी कॉपी में, नोटबुक में अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी हम उसके एग्जिस्टेंस से नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें कुछ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे स्टेबिलिटी के, जो आपको समझाएंगे कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। तो इस कहानी को स्टार्ट किया था सबसे पहले लुईस सर ने। लुईस सर अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता था स्टेबिलिटी को, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑक्टेट रूल। वो कॉन्सेप्ट था बेटा जी हमारे पास ऑक्टेट रूल था। अच्छा, ऑक्टेट रूल की कहानी क्या थी? लुईस सर ने क्या करा कि जो भी एलिमेंट थे हमारी पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, एक एक पे बहुत ध्यान रखा। और जब ध्यान दिया तो उन्हें क्या मिला कि सर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको किसी से लेना देना नहीं था। और वो 18 ग्रुप था। 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट, उन्होंने क्या देखा कि सर ये एलिमेंट किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रही है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रही है। तो ऐसी सी कहानी उन्होंने ऑब्जर्व करी। तो इस कहानी से कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये था कि सर अगर ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि ये अपनी जिंदगी में खुश है। और खुश होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। अब अगर वो स्टेबल हैं तो उनके पास ऐसी क्या खास चीज़ है कि जिसकी वजह से वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो लुईस ने इसी चीज़ पे वर्क किया। उन्होंने देखना चाहा कि 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो खुद को स्टेबलाइज्ड फील करा रहे हैं। तो जब उन्होंने उस पर एनालाइज किया तो एनालिसिस से उन्हें पता चला कि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, आप हीलियम को थोड़ी देर साइड में रखिए, मैं नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन की बात करूं तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा जी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे। तो लुईस ने कहा कि सर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो खुद को स्टेबल कर लेगा। फिर उन्होंने आसपास के एलिमेंट को देखा कि ये जो एलिमेंट हैं ये बनना किसकी तरह चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं 18 ग्रुप की तरह बनना चाह रहे हैं कि सर ये खुश है, अकेले हम भी खुश रहेंगे, है ना। तो ये उसकी तरह स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी तरह स्टेबलाइज करने का मतलब था कि ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्टेट का मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही ऑक्टेट है। तो ऑक्टेट रूल की कहानी क्या थी कि सर every atom wants to gain 8 electron in their outermost shell, मतलब सीधा सा फंडा ये है कि सर हर एलिमेंट 18 ग्रुप की तरह बनना चाहता है कि उसके पास जो चीज़ है वो हमारे पास भी हो, और वो चीज़ थी ऑक्टेट। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स थे जो इस बात को नहीं मानते थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये 2 एलिमेंट थे बेटा जी जो 2 इलेक्ट्रॉन से भी खुश थे। उन्होंने कहा हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 2 भी मिल जाए तो भी हम खुश हैं। इन दोनों को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा यही चाहते थे कि सर हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और यही कहानी थी ऑक्टेट रूल की। लुईस ने बहुत सारे कंपाउंड्स को देखा। लुईस एग्जाम्पल का भंडारा लगाने लगे अब तो लोगों के सामने कि देखो हमने बता दिया कि कैसे बताएंगे स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि वो CH4 को लेकर आए।
आप जानते हो कि सर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। उन्होंने कहा कि सर कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है वो, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। और देखो सब हाइड्रोजन के पास, क्योंकि शेयरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों तरफ गिना जाता है। शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों अपनी अपनी तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें। तो इस तरीके से कार्बन को एक्सप्लेन किया कि सर कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहता था, और भी कंपाउंड लेके आए। इन्होंने कहा कि सर आप देखिए NH3 की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसके पास एक यहाँ पर होता है बेटा जी लॉन पेयर। इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। एक इस हाइड्रोजन से शेयर किया, 6 हो गए, एक इसके साथ किया 7 हो गए, एक इसके साथ किया 8 हो गए। देखो ये भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया अब, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने कहा सर आप वाटर को देख लीजिए, OH2। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर भी देखो यही कहानी थी कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। कितने चाहिए उसे? 2। एक उसने इस वाले हाइड्रोजन से शेयर किया, एक इस वाले हाइड्रोजन से शेयर किया, तो सर इसके पास भी कितने हो गए? 8। उन्होंने कहा सर देखिए ये भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऑक्टेट रूल के थ्रू एक्सप्लेन करना बताया कि सर ये स्टेबल है। लेकिन बात ये होती है कि सर जब कोई काम बहुत अच्छा कर रहा होता है तो उसकी टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। तो बहुत सारे लोग अब लुइस के पास आने लगे कि सर आप कह रहे हो कि वही कंपाउंड इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स उनके सामने रखे। उन्होंने कहा कि सर आप ज़रा इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करके बताओ PCl5, आप ज़रा इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करके दिखाओ, आप ज़रा इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करके दिखाओ। अगर आप कह रहे हो कि ऑक्टेट ही सब कुछ है, ऑक्टेट के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो मुझे ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं PCl5, SF6, IF7, जरा इन्हें एक्सप्लेन करके बता दीजिए आप। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और मैंने एग्जांपल लिया, यहां पे लिखा BF3। उन्होंने कहा सर एक भी ऑक्टेट को नहीं मान रहा और सब स्टेबल है क्योंकि ये सब एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। समझ पाई ना? जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में वो स्टेबल है, लेकिन पॉइंट ये है कि सर ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। तो लुइस को धक्का तो लगा, लेकिन लोगों ने और अच्छे से इनको समझाई ये सारी कहानी कि कैसे है। तो लोगों ने इनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिए कि सर ये कंपाउंड्स मैं लिख रहा हूँ, PCl5 की बात करो आप SF6 की बात करो, आप IF7 की बात करो, आप BF3 की बात करो। अब इन कंपाउंड्स के बारे में देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। क्या कहा कि सर देखिए अगर मैं PCl5 की बात कर रहा हूँ तो ये रखा आपने फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन यहाँ रख दिया। ये है हमारे पास। देखो ज्योमेट्री कैसे बना रहा हूँ ये अभी आप जैसे जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, जब हम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, VBT पे, वस्पर थ्योरी पे, आप सब सीख जाओगे। ठीक है, अभी सिर्फ जो हमारा पॉइंट है उस पर आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉस्फोरस है आपके पास, इस फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। एक इसके साथ शेयर किया, 6, 7, 8, 9, 10। इसके पास इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसके पास कितने ऑक्टेट में? इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर ये तो आपके अकॉर्डिंग ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहा, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था? अनस्टेबल। बट ये बहुत स्टेबल है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ये कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद SF6 की बात की गई कि सर सल्फर, फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। एक फ्लोरीन ये लगा है आपके पास और एक फ्लोरीन एटम ये है। उन्होंने कहा सर SF6 को देखिए आप जरा ढंग से। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और 6 ही उसने बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 6 लोगों के साथ उसने क्या कर रखी है? शेयरिंग कर रखी है। तो 6 अपने थे, 6 उसने शेयर कर लिए। कितने हो गए सर उसके पास? उसके पास हो गए 12। तो सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
है ना। तो इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12 हैं। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ऑक्टेट को ये भी फॉलो नहीं कर रहा, बट लोगों ने कहा कि सर ये बहुत स्टेबल है। ऐसे ही IF7 की बात की गई। अगर हम IF7 की बात करें, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन लगा दिए। आप सब जानते हैं कि सर अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 7 लोगों से बॉन्ड बना रहा है वो, 7 उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 7 लोगों के साथ उसने बॉन्ड बना लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आयोडीन के पास 14। और सर अगर आप समझ पा रहे हो इस कहानी को, तो सर ऑक्टेट को इसने भी फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। फिर भी क्या है, ये स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? क्योंकि सर इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। इस दुनिया में वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। चलो, इन्होंने कहा चलिए सर, अब तक तो सब ऐसे दिखाए जिनमें ज़्यादा कहानी बन रही थी, अब हम बात करते हैं BF3। BF3 की बात करूं सर, बोरॉन, एक फ्लोरीन एटम, दूसरा फ्लोरीन एटम और तीसरा फ्लोरीन एटम। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 3 उसने लोगों के साथ शेयर कर लिए। अब उसके पास कितने हुए? 6। सर ऑक्टेट ये भी कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन ये भी स्टेबल है। आप इन सारे कंपाउंड्स में देख रहे होगे कि अगर मैं इन सारे कंपाउंड्स की आपके सामने बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि नॉट फॉलो ऑक्टेट, नॉट फॉलो ऑक्टेट, कोई भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा, बट स्टेबल हैं। तो यहां से लुइस को लोगों ने एक बात बताई कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि वही कंपाउंड इस दुनिया में स्टेबल होंगे जो ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब आपकी जो कहानी है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्टेट रूल इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। वो सिर्फ एकमात्र इस दुनिया में ऐसा फैक्टर नहीं है जो स्टेबिलिटी को बता सकता है। वो एक टाइप है, एक अलग, मतलब एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका जो स्टेबिलिटी बता रहा है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्टेट ही इस दुनिया में जो कुछ है। अगर वो बात है तो इन कंपाउंड्स को आप एक्सप्लेन करके देख लीजिए, नहीं होंगे। समझ में आई बात? इसी तरीके से क्या करा गया कि सर अब लोगों को समझ में आ गया कि लुइस की कहानी ऐसा नहीं है कि लुइस को ही मानो। तो लुइस ने इन लोगों की सबकी बातें एक्सेप्ट करी, और एक्सेप्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकाला, इन्होंने कहा कि सर अगर मैं कंपाउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, कंपाउंड को क्लासीफाई करने की कोशिश करूं, तो हमारे पास कंपाउंड के 3 तरीके दिखाई दे रहे हैं। 3 तरीके हमारे पास कंपाउंड के दिखाई दे रहे हैं। सर कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं, ध्यान से देखिए, कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा जी वो मोर देन ऑक्टेट है, मोर देन ऑक्टेट है, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट थे, लेस देन ऑक्टेट थे। और कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं जो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के बराबर थे, फॉलो ऑक्टेट, है ना। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। तो ऑक्टेट को फॉलो करने की सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हमारे पास बना, बाकी जो क्राइटेरिया थे वो ये थे कि सर वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे, ना ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही है कि एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिखे थे कि कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा होंगे, कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होंगे। तो अगर मैं ऑक्टेट से ज़्यादा की बात करूं तो जैसे अभी हमने PCl5 का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने SF6 का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने IF7 का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैं XCF4 का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मैं जैसे कि ClF3 का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मैं BrF5 का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते ऑक्टेट को, लेकिन स्टेबल है। कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन थे, जैसे BF3 है आपके पास, BH3 है आपके पास, AlCl3 है आपके पास,
AlH3 है आपके पास। ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। और कुछ कंपाउंड सर ऐसे भी थे जो ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे थे। अभी हमने एग्जांपल देखे थे सर, CH4 भी है, H2O भी है, NH3 भी है, ये मान रहे हैं ऑक्टेट को, ठीक है, इनकी कहानी चल रही है ना। आप देख सकते हो SiCl4 भी है, ये सब ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी के बिहाफ पर हमने क्लासीफाई कर दिया कंपाउंड्स को कि सर इस दुनिया में ऐसे जितने भी कंपाउंड है जिनके सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज़्यादा है, उन कंपाउंड को कहा गया कि सर इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मतलब ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं, ये अमीर लोग हैं, ये है ना। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम थे वो गरीब हैं, उनको हम कहते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हैं सर, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको एक कहानी याद दिलवाऊं जो आपने पहले कभी पढ़ी होगी कि इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं, अगर किसी भी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है तो उसे हम कहते हैं कि सर वो एक अच्छा एसिड है। और इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है उनको हम कहते हैं वो सर लुईस बेस है। लुईस ने बताई है कहानी कि कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो अच्छा एसिड होगा, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो अच्छा बेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, जिसके पास होंगे। जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है वो कैसे दान कर देगा, दान वो करेगा ना जिसके पास है, जिसके पास ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि सर ये जितने भी कंपाउंड हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं कि सर ये सब लुईस बेस हैं। और जिनकी जेब खाली है वो क्या सोचेंगे, उन्हें चाहिए भाई हमारी जेब में डाल दो पैसा। तो इनके लिए ये सब गरीब लोग जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनको हम कहते हैं सर ये सब कैसे हैं, लुईस एसिड हैं। ये सब कैसे हैं, लुईस एसिड हैं। ये हमारे पास थे, इनको हम कहते हैं लुईस एसिड। तो इस तरीके से लुईस ने लोगों को बहुत सारा मतलब एक स्टार्टअप दिया केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि कैसे हम स्टेबिलिटी को बताएं। हालांकि बहुत सारे कंपाउंड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने स्टार्टअप दिया, तभी कमियां निकली, फिर आगे वर्क स्टार्ट होने लगा। तो इतना सारा काम करने के बाद लुईस सर यहाँ रुके नहीं। लुईस सर ने क्या करा कि ये जो कंपाउंड्स उन्होंने बताए इनकी ज्योमेट्री भी लोगों को बताने की कोशिश की और उस ज्योमेट्री को नाम दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके बाद की कहानी हमारे पास क्या है कि हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए बेटा जी जो कंट्रीब्यूशन था वो कॉसिल सर का भी था, इसलिए हम कॉसिल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको नाम देते हैं। और वहां से मतलब दिमाग के अंदर देखो चीजें अब ऐड होनी स्टार्ट होंगी। पहले अभी स्टेबिलिटी का पता चला कि क्यों वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसका बिहेवियर देखा, 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप बड़े खुश थे, उन्होंने कहा हमें भी खुश होना है, तो उनकी तरह बनने की कोशिश की। तो लुईस ने पकड़ लिया कि सर ये इनके पास ऐसा स्पेशल क्या है, वो चीज उठाई और वही स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर अब ये जो कंपाउंड्स लुईस ने एक्सप्लेन करे अपने ऑक्टेट रूल के थ्रू, उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री हम बनाएंगे। और ज्योमेट्री वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। देखो हर वीडियो का आने वाली वीडियो से लिंक रहेगा, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो देख के आओ, आगे वाली वीडियो देखोगे तो इसको जरूर देख लेना, क्योंकि हर वीडियो का लिंकअप है। इसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद में सीधे फॉर्मल चार्ज। जब तक आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आएगा फॉर्मल चार्ज पे नहीं पहुंच पाओगे। फॉर्मल चार्ज के बाद हम पहुंचेंगे रेजोनेंस। आपको फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, आप रेजोनेंस नहीं समझ सकते। तो हर टॉपिक का इंटर रिलेशन यहां पे रहने वाला है ना। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा पीछे वाले से लेना देना नहीं है। तो इसलिए हर वीडियो को बहुत फोकस से देखिए, आप कंसंट्रेशन से देखिए, ठीक है। तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय।